दरवाजे की चौखट पर रखा टूटा सा चप्पल अब भी वही पड़ा था, जैसे सुबह से किसी का इंतजार कर रहा हो। रसोई में स्टील की चम्मच से बर्तन पर हल्की हल्की टकटक की आवाज आ रही थी। गैस धीमी आंच पर दूध उबाल रही थी और खिड़की के पार बमुश्किल आती धूप रसोई की फर्श पर एक छोटी सी रोशनी की लकीर छोड़ रही थी। दीपक नुक्कड़ से वापस लौट रहा था। किराने की थैली हाथ में थी, आंखों के नीचे नींद की रेखाएं और माथे पर हल्के पसीने की परत, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान जो थकान में भी माया को सुकून दे देती थी। ऐसा ही सुकून आपको ये सच्ची कहानी देगी। नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है समय का खेल। माया ने चूल्हे से नजर हटाए बिना आवाज दी, दूध उबल रहा है, गैस कम कर देना और सब्जियां फ्रिज में रखना। बच्चों की कॉपियां मत भूलना। दीपक ने झोला रखकर चप्पल उतारे, थके कंधों को जरा सी हिलाकर बोला, सुबह सुबह ही अफसरों जैसा ऑर्डर दे रही हो। माया ने पीछे मुड़कर देखा, पल भर को मुस्कान होठों तक आई, फिर दबा ली। जो घर में सबसे ज्यादा काम करता है उसी को सबसे ज्यादा सुना भी जाता है। और माया झाड़ू लगाने लगी। दीपक ने हाथ धोते हुए कहा, यह कोई नया नियम है क्या तुम्हारा? माया ने गैस धीमी की, कप में चाय डाली और चुपचाप सामने रख दी। कुछ पल खामोशी रही, बस पंखे की आवाज और चाय की खुशबू थी। रात को जब बच्चे सो गए और घर की लाइट हल्की कर दी गई, दीपक ने धीमे से कहा, इस बार स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? जेब में 1500 है, बिजली का बिल भी बाकी है। माया ने बिना कुछ कहे तकिए के नीचे से पुराना छोटा सा डब्बा निकाला, जिसमें रखी थी उसकी शादी की चांदी की पायलें। दीपक की आंखें उन पर अटक गई। ये क्या? माया ने धीमे से उत्तर दिया, ये अब सिर्फ घुंघरू नहीं है, ये अब बच्चों की किताबें बन जाए तो बुरा क्या है। दीपक कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द कम पड़ रहे हों। आंखों में थकावट से ज्यादा अपराध बोध था। माया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीपक, जब वक्त मुश्किल होता है ना, तो इंसान को चीजों से नहीं, इंसान से ताकत मिलती है। तू है तो सब है। अगली सुबह पड़ोसी बबलू की आवाज गूंज रही थी, दीपक भैया बिजली वाले आए हैं, लाइन काट रहे हैं। दीपक ने दरवाजा खोला तो देखा बिजली का तार नीचे झूलने लगा था। वो कुछ कह पाता उससे पहले माया ने पायल उसके हाथ में रख दी। कहना मत किसी से, लेकिन आज ये ज्यादा जरूरी है। दीपक के होंठ कांपे, मगर माया की आंखों में जो विश्वास था उसने कुछ भी कहने नहीं दिया। शाम को जब बिजली वापस आई, बच्चे खिलखिलाने लगे, जैसे घर का हर कोना उजाले से नहीं, उम्मीद से भर गया हो। दीपक ने माया को चाय देते हुए कहा, तेरे जैसी औरत का साथ मिलना किस्मत की बात है। माया ने चाय की प्याली लेते हुए कहा, किस्मत नहीं दीपक, साथ निभाने की हिम्मत चाहिए। अगले दिन रविवार था। बाहर तेज धूप और घर में टीन की छत गर्मी से तमतमा रही थी। माया ने पुरानी साड़ी से दीवारों पर पानी मारा ताकि घर थोड़ा ठंडा लगे। बच्चे पंखे के नीचे बैठे कॉमिक्स पढ़ रहे थे। दीपक कागजों में कुछ जोड़ घटाव कर रहा था। इतने में माया की चचेरी बहन सीमा आ गई। हाथ में चमकदार पर्स, गले में हल्की ज्वेलरी और बातों में वही पुराने ताने। आज भी किराया टाइम से नहीं दिया ना? बिजली फिर से कटी थी क्या? माया मुस्कुरा दी, जैसे सब सुनकर भी कुछ नहीं सुना। हां, थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब सब ठीक है। सीमा ने घर के हालात देखकर एक लंबी सांस ली और बोली, माया, अब तो 2 बच्चे हैं, कुछ बड़ा सोचो। दीपक से कहो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करे, यहां की सैलरी में क्या होगा? माया ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, सीमा, पैसे से ही घर नहीं चलता, भरोसे से भी चलता है। और दीपक पर जितना भरोसा मैं करती हूं ना, उतना शायद तू अपने गहनों से भी ना करती हो। सीमा कुछ कहने आई थी, मगर बिना बोले चली गई। रात को दीपक ने पूछा, क्यों नहीं बताया कि वो ताने मार रही थी? माया ने कहा,
बताकर क्या करती? गुस्सा करती, लड़ती और फिर वही बातें दोहराती। दीपक, हम वो लोग हैं जो हर दुख छुपाकर मुस्कुराते हैं ताकि बच्चे सोचे कि दुनिया सुंदर है। दीपक ने सिर झुका लिया। माया ने उसका कंधा थपथपाया। तुम्हारे सपनों को मैंने अपने माथे का सिंदूर बनाया है, बस तुम कभी हार मत मानना। चांदनी खिड़की से झांक रही थी और घर में नींद से ज्यादा सुकून था। दीपक ने पूछा, माया, कभी सोचा है कि अगर हमारे पास पैसे होते तो कैसा जीवन होता? माया ने मुस्कुराकर कहा, शायद उतना अच्छा नहीं जितना अभी है, क्योंकि तब शायद हम साथ नहीं होते और अब तो हर चीज में एक दूसरे का अक्स है। अगली सुबह माया जल्दी उठी। बाजार जाने के लिए पास के मंदिर के बाहर लगी फेरी वालों से सस्ते टमाटर और आलू लिए। हर चीज का मोल भाव, हर पैसे का हिसाब। लौटते वक्त मंदिर में कुछ क्षण बैठी, आंखें बंद की और बस मन ही मन बोली, भगवान, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना देना कि दीपक का विश्वास कभी ना टूटे। बरसात की बूंदें छत पर टीन को पीट रही थी, जैसे किस्मत भी आज अपना सारा गुबार उतार रही हो। घर में एक पुराना छाता था जिसके छेद अब सिर ढकने लायक नहीं बचे थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार खड़े थे। माया ने रेनकोट नहीं दिया क्योंकि वो था ही नहीं। दीपक दीवार की ओर पीठ किए बैठा था, हाथ में अखबार जिसमें एक काले घेरे से घिरी नौकरी के विज्ञापन को वो बार बार घूर रहा था। किचन से आती आवाज में माया कह रही थी, बाहर बहुत भीगोगे तो बुखार हो जाएगा। स्कूल के सामने जो ठेला लगता है वहां छाव में खड़े हो जाना। और हां, टिफिन में पराठे रखे हैं। दीपक ने अखबार फाड़कर किनारे रख दिया और बिस्तर के कोने पर चुपचाप बैठ गया। माया सामने आई, आंखों में वही चुपचाप समझ जो बिना कहे सब सुन ले। बोलो, क्यों परेशान हो? दीपक ने गहरी सांस ली। माया, ऑफिस से निकाल दिया गया है। वो जो चौंकने वाली नजर होती है ना, माया ने वो नहीं दी। बस धीमी आवाज में बोली, कितने दिन की तनख्वाह मिली? 2 महीने की। ठीक है, तो 2 महीने का राशन आ जाएगा। बच्चों की फीस का कुछ इंतजाम मैं देख लूंगी। तू कुछ बोलेगी नहीं? नाराज नहीं होगी? तू कौन सा शराब पीने में निकालता था सैलरी जो नाराज होती? तू ही तो था जो बच्चों के लिए 2-2 बस बदल कर जाता था, पसीने में भीग कर लौटता था और फिर भी एक मुस्कान साथ लाता था। दीपक की आंखें भर आई। माया का दुपट्टा उसके माथे से पसीना पोंछने लगा। चल अब खाना खा ले और फिर सोचते हैं मिलकर कि आगे क्या करना है। दोपहर को जब बच्चे सो गए, माया पास के ही सिलाई सेंटर में गई। पहले भी वहां काम करने का सोचा था, लेकिन घर और बच्चों के बीच कभी समय नहीं निकाल पाई। अब हालात ने उसे समय दे दिया था। वो खामोशी से मशीन के सामने बैठी, उंगलियों ने कढ़ाई पकड़ी और धागों से उम्मीदें बुनने लगी। उसकी सिलाई में वो सफाई नहीं थी जो वहां की अनुभवी औरतों के हाथों में थी, लेकिन उसकी नीयत में वो पक्कापन था जो वक्त से लड़ने के लिए काफी था। घर लौटते वक्त उसकी आंखें जल रही थी, शायद सिलाई की बारीकियों से, शायद सुई की नोक से उभरे छाले से, लेकिन होठों पर अब भी हल्की मुस्कान थी। दीपक ने दरवाजा खोला। थक गई होगी, पानी लाऊं? माया ने सिर हिलाया और बोली, 5 कुर्ते की सिलाई मिली है, 100 रुपए मिलेंगे। दीपक ने उसे देखा जैसे कोई ताजमहल खड़ा कर दिया हो। माया ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों हो गया जैसे मैंने नौकरी छीन ली हो? नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि तू हमेशा मुझसे एक कदम आगे क्यों निकल जाती है, क्योंकि मैं तेरे साथ चलती हूं, तेरे पीछे नहीं। अगले हफ्ते दीपक ने हर जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया। कहीं उम्र ज्यादा थी, कहीं अनुभव कम। माया ने चुपचाप उसकी फाइल दुरुस्त की, फोटो चिपकाए, पुराने पेपर संभाले और हर बार यही कहा, अब की बार जरूर होगा। रिश्तेदारों का रवैया
अब और भी खराब हो गया था। सीमा फिर आई, इस बार अपने बेटे की बर्थडे पार्टी का कार्ड लेकर। बोलने लगी, माया तुम लोग आना जरूर, लेकिन गिफ्ट का टेंशन मत लेना, खाली हाथ ही आ जाना। माया मुस्कुरा दी, जैसे उसने उसकी सारी बातों को धुएं की तरह उड़ा दिया हो। रात को दीपक ने कहा, इतनी जिल्लत सहकर भी मुस्कुरा कैसे लेती है? क्योंकि मेरा साथ तू है दीपक, और जब तक साथ है दुनिया कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब की बार जब बच्चों ने नए जूते मांगे और वो ना नहीं कह सके, तब माया ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर पास के बाजार गई। एक पुराना जूता स्टोर था जहां सेकंड हैंड जूते मिलते थे। दीपक को शर्म आई। माया ने धीमे से कहा, शर्म से पेट नहीं भरता। बच्चों के लिए 400 में 2 जोड़ी जूते ले लिए, घर लौटकर उन्हें दीवार के पीछे छिपा दिया और सुबह उनकी चप्पलों में रख दिए। बच्चे खुशी से उछल पड़े। माया ने उन्हें गोद में लेकर कहा, ये भगवान ने भेजे हैं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। दीपक उसे देखता रहा, उसकी आंखें भीग चुकी थी, पर माया अब भी मुस्कुरा रही थी। एक शाम जब बिजली चली गई, माया ने मोमबत्ती जलाई और बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। दीपक को लग रहा था जैसे घर का हर कोना अब रोशनी से नहीं, माया से उजागर हो रहा है। कभी कभी वो सोचता, क्या इस औरत के अंदर कोई दर्द नहीं है? क्या इसका भी मन नहीं करता कि वो आराम से सोए, महंगे कपड़े पहने, कहीं बाहर जाए? मगर हर बार माया ने उस सोच को उसकी आंखों से पढ़कर जवाब दे दिया था, जब तेरा हाथ थामा है तो बाकी सब फिजूल है। धीरे धीरे माया की सिलाई में सफाई आने लगी। अब उसे 15 कुर्ते की सिलाई मिलने लगी। दीपक भी कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए निकला। वहां घंटों इंतजार किया, लेकिन फिर अस्वीकार कर दिया गया। रात को थकाहारा लौटा। माया ने देखा तो बिना कुछ पूछे उसे चावल और आलू की सब्जी परोस दी। धीमे से कहा, कुछ नहीं हुआ तो भी ठीक है, अगली बार हो जाएगा। दीपक हैरान होकर माया को देखता रहा, फिर रोटी तोड़ते हुए पूछने लगा, तुझे कभी डर नहीं लगता कि हम हार सकते हैं? माया ने उसकी हथेली थाम ली और बोली, हारते वो हैं जो लड़ते नहीं, और हम तो हर रोज लड़ते हैं। उस रात पहली बार दीपक ने माया के सामने रोया था, बेतहाशा। माया ने उसके आंसुओं को माथे पर लिया और कहा, जब तू थक जाए तो मेरे कांधे पर सिर रख देना, मैं उस समय भी हम सब के लिए अकेली लड़ लूंगी। माया की आंखों में हल्की सी लालिमा थी। कुछ दिन से वो थकी थकी दिख रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों के टिफिन, सिलाई का काम, दीपक के इंटरव्यू के कपड़े प्रेस करना, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। दीपक को भी एहसास हो रहा था, पर हर बार पूछने पर वही जवाब मिलता, थोड़ी थकान है, आराम कर लूंगी। लेकिन उस दिन जब वो बेसुध सी रसोई के बीचों बीच गिर पड़ी, बच्चों के होश उड़ गए। दीपक दौड़ा आया, उसे गोद में उठाया और पास के सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती करने को कहा। खून की कमी है, काम के बोझ और सही खान पान न होने से हालत बिगड़ गई थी। दीपक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उस अस्पताल के सीलन भरे बिस्तर पर लेटी माया, जो अब भी मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी कमजोरी है। दीपक का गला रुंध गया। एक तरफ माया की हालत और दूसरी तरफ जेब में बचे हुए कुछ रुपए। उसने सारा डर छुपाकर माया का माथा सहलाया, तुम आराम करो, मैं सब संभालूंगा। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली हो चुका था। रात में जब बच्चे सो गए, दीपक अस्पताल की कुर्सी पर बैठा सोच रहा था, अब क्या? नौकरी अब भी नहीं लगी थी। 15 जगह इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन हर बार वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। पर वो कॉल कभी नहीं आता था। सुबह सुबह अस्पताल के स्टाफ ने दवाइयों की लिस्ट पकड़ा दी, सब मिलाकर करीब 1800 रुपए की। दीपक के पास 500 रुपए भी नहीं थे।
उसने अपने मोबाइल में रखे कॉन्टैक्ट्स देखे, सब नाम जाने पहचाने, लेकिन मदद मांगने लायक कोई नहीं। रिश्तेदार जो पहले मिठाइयों पर टूट पड़ते थे, अब फोन उठाना भी गवारा नहीं करते। अंत में दीपक पड़ोस की किराना दुकान पर गया, जिसने कभी उधारी में 1 किलो चावल दिया था। मालिक ने गाड़ी की चाबी दी और कहा, मेरा डिलीवरी बॉय छुट्टी पर है, तू सामान पहुंचा दे, बदले में 1500 दे दूंगा। बिना कुछ कहे दीपक बाइक उठाकर निकल पड़ा। दिन भर कॉलोनी दर कॉलोनी में सामान पहुंचाता रहा। शरीर थक गया, पर दिमाग में सिर्फ माया थी। उसका पीला चेहरा, उसकी कांपती उंगलियां और वो मुस्कान जो अब भी टूटी नहीं थी। शाम को अस्पताल लौटते वक्त वो रास्ते में मंदिर रुका। पहली बार किसी से कुछ मांगा, सिर्फ माया की तबीयत ठीक हो जाए, फिर चाहे मेरे नसीब में भूख ही मरना क्यों न हो। अगले 3 दिन दीपक ने वही गाड़ी चलाकर पैसे जोड़े। माया की दवाइयां आई, ब्लड टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने कहा, खतरे की कोई बात नहीं, बस बहुत थकी हुई है, शरीर को आराम चाहिए और दिमाग को सुकून। माया को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन घर लौटते ही वो पहले की तरह काम में लग गई। दीपक ने उसे टोका, माया अब तू कुछ दिन सिर्फ आराम करेगी। लेकिन माया ने कहा, काम नहीं करूंगी तो रसोई कैसे चलेगी दीपक। तभी दीपक ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब तू नहीं, मैं करूंगा। और अगले ही दिन उसने उसी किराना स्टोर पर डिलीवरी का काम पकड़ लिया। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक सामान पहुंचाना, फिर बच्चों को स्कूल से लाना और फिर माया की दवाइयों का ख्याल रखना। उसकी जिंदगी अब एक नया रूटीन बन चुकी थी। धीरे धीरे घर में कुछ राहत आई। बिजली का बिल भरा गया, बच्चों की स्कूल फीस जमा की गई, मगर वो राहत बहुत कम थी और सामने अब भी पहाड़ जैसे खर्च थे। इसी दौरान दीपक को कॉल आया। एक छोटी कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी, तनख्वाह सिर्फ 8500 रुपए महीना। पर उसने बिना सोचे हां कर दी। पहले दिन जब वो यूनिफॉर्म पहनकर निकला, माया ने उसकी शर्ट की क्रीज ठीक की और धीरे से उसके गले में रुमाल बांध दिया, जैसे वो पहली बार स्कूल जा रहा हो। दीपक ने रास्ते भर सोचा, इस नौकरी से क्या होगा, इतने पैसों में क्या बदलेगा। लेकिन फिर माया की वो बात याद आई, जब साथ है तभी तो हिम्मत है। ऑफिस छोटा था, काम ज्यादा, लेकिन दीपक ने एक बार भी ना नहीं की। रात को जब वो थककर घर आता, माया उसकी पसंद की चाय बनाकर रखती। बच्चे उसके पैरों की मालिश करते और कहते, पापा आज कितने डब्बे संभाले। दीपक हंस पड़ता, आज पूरे 47। माया मुस्कुरा देती, कल 50 का टारगेट रखना। वक्त बीतता गया, माया की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। बच्चों के स्कूल में एक दिन मदर्स डे कार्यक्रम हुआ। हर बच्चे से कहा गया था कि वो अपनी मां के लिए कुछ लेकर आए। दीपक ने बच्चों को 5-5 रुपए दिए। उन्होंने उससे एक गुलाब खरीदा और स्कूल में मंच पर जाकर कहा, मेरी मम्मी ही मेरी सुपर हीरो है, क्योंकि वो बीमार होकर भी मुस्कुराती है। वो वीडियो जब माया को दिखाया गया, उसकी आंखें छलक गई। वो बच्चों को गले लगाकर बस इतना कह पाई, अब किसी कमी का अफसोस नहीं है। दीपक ने अब धीरे धीरे अपने पुराने सपनों को फिर से याद करना शुरू किया। वो सिलाई मशीन जो माया ने 1 साल पहले मांगी थी, अब वो उसकी किस्त भरने की सोचने लगा। एक शाम वो एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन लेकर आया। माया चौंक गई, इतनी बड़ी चीज कैसे ली। दीपक ने कहा, EMI पर है, तुझे जो करना है पूरे मन से करना है। अब इस मशीन से तेरा हुनर निकलेगा। माया ने मशीन को ऐसे सहलाया जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेती है। उस दिन दीपक को पहली बार लगा कि शायद अब जिंदगी की दिशा बदल रही है। रात को दोनों बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। बारिश फिर से टीन की छत पर पड़ रही थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज डरावनी नहीं, सुकून भरी लग रही थी। दीपक ने कहा, माया
कभी सोचा था कि इस हालात में भी हम मुस्कुरा पाएंगे? माया ने चाय का प्याला रखकर उसका हाथ थामा। जब साथ मजबूत हो तो हालात चाहे जैसे भी हो, मुस्कान लौट ही आती है। दीपक की आंखों में चमक थी, जैसे कोई रोशनी अंदर से निकल रही हो। उसने कहा, तू नहीं होती तो मैं कब का टूट गया होता। माया ने कहा, तू नहीं होता तो मैं कभी खड़ी नहीं हो पाती। वो रात देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते रहे। बाहर बारिश जारी थी, लेकिन अब उनके बीच कोई डर, कोई शिकवा बाकी नहीं था। बस एक भरोसा था कि समय चाहे जैसा हो, साथ न छूटे तो हर खेल जीता जा सकता है। तभी दीपक माया के बालों को सहलाते हुए बोला, तू थक गई होगी ना? मेरी माया को अब आराम चाहिए, लेकिन देख, अब ये समय है उस मेहनत का फल देखने का। माया के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान उभरी, पर आंखें अब भी नमी से भरी थी। जीवन ने बहुत कुछ छीना था, लेकिन अब कुछ वापस देने की दस्तक हो रही थी। सालों की मेहनत रंग ला रही थी। बच्चे भी बड़े हो गए थे। उसका बेटा आदित्य आज एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, और बेटी सौम्या की सिलाई बुटीक में अब ग्राहक लौटने लगे थे। माया ने चूल्हे पर खौलती चाय को देखा और फिर आदित्य के रूम की ओर नजर घुमा दी। कमरा अब भी टूटा फूटा था, पर आदित्य की मेहनत की किताबों से भरा हुआ था। वो खुद फटे कुर्ते में था, लेकिन बालों में हल्का सा जेल लगाकर आईने में खुद को देख रहा था, जैसे पहली बार अपने सपनों को करीब से देख रहा हो। माया ने चुपचाप आकर उसके सामने कपड़े का झोला रखा। उसमें एक नया फॉर्मल कुर्ता और पैंट थे, जो उसने पिछले 6 महीने में बचे हुए पैसे से धीरे धीरे जोड़कर खरीदे थे। माया ने धीमे से कहा, ये पहन ले बेटा, आज तेरा दिन है। आदित्य ने माया की आंखों में झांकते हुए बस सिर झुका दिया। शब्द नहीं निकले, बस इतना कहा, मेरे साथ आज चलोगी मां? माया ने मुस्कुराकर चाय की ट्रे उठाई और कहा, नहीं बेटा, आज तुझे अकेले उड़ना है। मैं दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, लेकिन तू आज खुले आसमान में उड़ान भरेगा। जब आदित्य इंटरव्यू के लिए निकल गया, माया ने बगल के मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना की। उसका रोम रोम डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। इतने सालों का संघर्ष, गरीबी, रिश्तेदारों की तिरस्कार भरी बातें, समाज की उपेक्षा, आज इन सब का जवाब एक इंटरव्यू में छिपा था। दोपहर बीत गई। शाम को जब आदित्य घर लौटा, माया ने बिना कुछ पूछे बस उसकी आंखें देखी। वो आंखें रो रही थी। माया का दिल कांप गया, लेकिन आदित्य ने झुककर माया के पैर छुए और कहा, मां, मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी पहली ज्वाइनिंग अगले हफ्ते है। और फिर वो खुद को रोक नहीं पाया। मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। माया ने अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बस यही तो देखना था मुझे। तूने वादा निभाया बेटा। अब मेरी रातें चैन से बीतेंगी। अगले कुछ महीनों में आदित्य की नौकरी स्थिर होने लगी। घर में धीरे धीरे कुछ पैसे आने लगे थे। सौम्या की दुकान पर अब पड़ोस की औरतें भी आने लगी थी, और वो अपनी माया के साथ साथ काम में हाथ बंटाने लगी थी। पर समय का खेल यही नहीं रुका था। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक जाने पहचाने चेहरे के साथ एक नौजवान खड़ा था। वो माया का दूर का देवर था, जो सालों पहले जब घर टूटा था, तब सबसे पहले माया से रिश्ता तोड़ चुका था। उसने झिझकते हुए कहा, माया भाभी, हमने आपको बहुत गलत समझा। आज जब सुना कि आदित्य इतना बड़ा अफसर बन गया है, तो लगा कि एक बार माफी मांग लूं। माया ने दरवाजे की चौखट थामते हुए धीरे से कहा, रिश्ता तो जब टूटा तब आपने सिर्फ पीठ मोड़ी थी। मैंने पूरा जीवन मोड़ा है। माफ कर दिया, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है दिखावे की। वो चला गया, लेकिन माया का दिल भारी हो गया। कहीं न कहीं वो हमेशा चाहती थी कि जो समाज उसे तोड़ चुका था, वो एक बार उसे समझे।
लेकिन जब समय के बाद वो समझने आए तो उस रिश्ते की गर्माहट मर चुकी थी। एक शाम आदित्य अपने हाथ में एक लाल साड़ी लिए आया। उसने कहा, मां, ये तेरे लिए है। ऑफिस की पार्टी है, तू मेरी मां है, तुझे साथ चलना पड़ेगा। माया ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, तुम सबको देख लो, मैं यही ठीक हूं। लेकिन आदित्य ने उसे उस साड़ी में सजाया, उसके बाल संवारे और कहा, मेरी मां सबसे सुंदर है और आज पूरी दुनिया को यह दिखाना है। पार्टी में जब सबने आदित्य की मां को देखा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही महिला है जिसने इतने साल संघर्ष में बिताए थे। माया की आंखों में सिर्फ नमी नहीं थी, आज आत्मसम्मान था, गरिमा थी। रात जब लौटे, माया ने दीपक का हाथ पकड़कर कहने लगी, वो दिन भी थे जब चूल्हे की लकड़ी गीली हो जाती थी और रोशनी के लिए दिया भी बुझ जाता था। तब बच्चों की आंखों की चमक ही मेरा उजाला थी। आज जब हर कोने में रोशनी है, तब समझ आती है कि वो अंधेरा कितना जरूरी था। अगले दिन सौम्या ने माया से कहा, मां, मुझे कुछ कहना है, मुझे राहुल से शादी करनी है। वो एक साधारण लड़का है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। माया ने उसकी आंखों में झांका, फिर पूछा, क्या वो तुझे अपने बराबर समझता है? सौम्या ने सिर हिलाया, मां, वो हर हाल में मेरा साथ देगा। माया ने कहा, फिर तू खुश रह, लेकिन एक वादा कर, जब तू मां बनेगी तो अपनी बेटी को कभी ये मत कहना कि तुझे सहना सीखना होगा, उसे लड़ना सिखाना। समय बीतता गया, आदित्य की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, लेकिन हर महीने वो मां के लिए कुछ न कुछ भेजता रहा। सौम्या की शादी बड़े ही सादगी से हुई, लेकिन उसमें जो प्यार और अपनापन था वो किसी राजसी आयोजन से कम नहीं था। एक दिन माया छत पर बैठी थी, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखें अब भी उम्मीद से भरी थी। मोहल्ले की एक लड़की उसके पास आई और कहा, माया दादी, आप बहुत हिम्मत वाली है, एक किताब क्यों नहीं लिखती अपनी जिंदगी पर? माया ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी में शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू और पसीना था। पर हां, अगर कोई सीखे कि कैसे बिना शिकायत के जिया जाता है तो शायद कुछ लिखना बनता है। उस रात माया ने सालों बाद खुद को आईने में देखा। चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन मुस्कान बिल्कुल वैसी थी जैसी जवानी में होती थी। उसने खुद से कहा, समय का खेल भी अजीब होता है, जो झुकते नहीं उन्हें समय अंत में सबसे ऊंचा खड़ा करता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।